नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो शुरुआत करते हैं। क्या जानलेवा कोरोना वायरस ने सिर्फ फेफड़ों में इंफेक्शन फैलाकर लाखों लोगों की सांसें हमेशा के लिए रोक दी? जो अब तक ये सोच रहे थे वो ये जानकर चौंक जाएंगे कि कोरोना फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे अंगों को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ है भोपाल एम्स की एक स्टडी से। देश में पहली बार भोपाल एम्स में हुए कोविड शवों के पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने आई उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भोपाल एम्स में 21 कोविड शवों की ऑटोप्सी के बाद खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस ने न सिर्फ फेफड़े बल्कि किडनी, ब्रेन, पैनक्रियाज, लीवर और हार्ट तक पहुंचकर अपना घातक असर दिखाया है। भोपाल एम्स की स्टडी से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मौत के 20 घंटे बाद तक कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के शरीर में पाया गया और मृत व्यक्ति की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। तो भोपाल एम्स ने कोविड शवों का पोस्टमार्टम यहां पर किया था। 21 कोविड शवों की ऑटोप्सी के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ कि कोरोना ने सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि शरीर के बाकी अंगों पर भी कोरोना का बेहद गंभीर प्रभाव रहा, जिसके चलते कई मरीजों की मौत भी हुई। तो अब तक जो सोचा जा रहा था कि कोरोना की वजह से सिर्फ फेफड़ों में नुकसान हुआ है और कई लोगों की सांसें थम गई, ये बात सिरे से खारिज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण ने शरीर के बाकी हिस्सों पर भी अपना बेहद गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो देश में पहली बार कोविड शवों का पोस्टमार्टम हुआ। 21 कोविड शवों का पोस्टमार्टम किया गया, ऑटोप्सी की गई। मौत के 20 घंटे बाद तक शरीर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। मृत व्यक्ति की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। तो किडनी, ब्रेन, पैनक्रियाज, लीवर और हार्ट पर घातक असर कोरोना संक्रमण ने पहुंचाया। मृतकों में से 45% के ब्रेन में कोरोना वायरस पाया गया। 90% शवों में फेफड़ों के अलावा किडनी में भी संक्रमण मिला। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिस तरीके से पहले यह सोचा जा रहा था कि कोरोना संक्रमण का जो असर है वो सिर्फ फेफड़ों तक सीमित है, लेकिन भोपाल एम्स की जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं उसमें यह खुलासा हुआ है कि बाकी के शरीर पर भी कोरोना संक्रमण ने बेहद ही गंभीर प्रभाव यहां पर डाला है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। ईश्वर राम दयाल जी, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं लोहिया संस्थान के, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ईश्वर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव था वो फेफड़ों तक ही सीमित था, लेकिन अब जिस तरीके से ऑटोप्सी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है भोपाल एम्स की, उसमें यह जाहिर किया गया है कि अलग अलग शरीर के हिस्सों पर कोरोना संक्रमण का बेहद घातक प्रभाव पड़ा है। क्या कहेंगे इस पर आप? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका शुरू में ये था कि ये सिर्फ फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है, लेकिन अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि ये मल्टी ऑर्गन इसका इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, ब्रेन और ये सब इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट, लिगामेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिला है। इसमें ये देखने में मिला है कि काफ़ी पेशेंट्स कोरोना के से ठीक होने के बाद में उनको चलने फिरने में दिक्कत आना, घुटनों में पेन होना, टखनों में पेन होना, एकदम से खड़े होने में दिक्कत आना, और ये सब, और इसके अलावा मानसिक समस्याएं भी मरीजों में देखी गई हैं, जैसे कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी की भावनाएं भी मरीजों में ज़्यादा देखी गई हैं। तो शारीरिक रूप से तो कोरोना ने प्रभावित किया ही है, इसके साथ में मनोवैज्ञानिक रूप से भी समाज को इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और जो पहले जो सीधा था कि ये सिर्फ न्यूमोनाइटिस है और सिर्फ फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मरीज हैं जिनमें सिर्फ एक्सक्लूसिव किडनी इन्वॉल्वमेंट भी हुआ है जी। और कुछ पेशेंट्स किडनी फेल्योर के कारण भी हमने देखे हैं कि वो उनकी मृत्यु हुई है। तो
यही कहेंगे कि ये इसका अभी तक स्पेक्ट्रम, डिजीज का स्पेक्ट्रम अभी तक मेडिकल साइंस पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। इट्स क्वाइट एन इल्यूसिव डिजीज और इसके बारे में काफी काम करने की जरूरत है। जी, हमारी सहयोगी दीपा भी हमारे साथ जुड़ गई है भोपाल से। दीपा, जिस तरीके से ऑटोप्सी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है भोपाल एम्स की, अगर बात की जाए तो क्या इस तरीके से कोरोना मरीजों का ऑटोप्सी करना लीगल हो गया है? जिस तरीके से यहाँ पर जो कोरोना संक्रमित मरीज थे उनका यहाँ पर पोस्टमार्टम कर दिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एम्स के हॉस्पिटल के अंदर 4 डॉक्टरों के द्वारा 21 जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका पोस्टमार्टम किया गया है। निश्चित तौर पर देश में पहली बार ये चीज हुई है और इस अगर पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो अगर हम एम्स डायरेक्टर की माने तो वो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो इस पूरी रिसर्च से अभी भी संतुष्ट नहीं है। उनके जो साइंटिस्ट थे यानी जो पोस्टमार्टम जिन डॉक्टर्स ने किया है वो और अच्छा काम कर सकते थे। जो रिपोर्ट्स हैं उन पर पूरी तरीके से हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई है, नहीं पोस्टमार्टम के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई है, यदि डॉक्टर्स की हम माने, जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तक तो हम ये सोचते थे साहिल कि केवल और केवल अगर बात की जाए तो लंग्स पे ये इन्फेक्ट करता है, यानी लंग्स को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। ये बात हमारे सामने हमेशा से आई है, लेकिन इस रिसर्च के अंदर यानी कि जब 21 जो कोविड शव थे उनका जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर ये बात निकल कर आई है कि कई व्यक्तियों के अंदर, दिमाग के अंदर भी ये जो वायरस है ये पहुंचा है, यानी कि कोविड के जो वायरस है वो दिमाग में भी मिले हैं, किडनी में भी मिले हैं, लंग्स में तो निश्चित तौर पर मिले ही हैं, यहाँ तक कि दिल तक में उन्होंने असर किया है। तो निश्चित तौर पर ये बात कहना, क्योंकि जिस तरह से हम अभी तक यही सुनते आए हैं कि लंग्स पे इन्फेक्ट कर रहा था, तो निश्चित तौर पर अब ये बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं भयावह स्थिति तो इसकी बनती ही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इसको हल्के में ले रहे थे, यानी लोग ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये बीमारी लंग्स पे डैमेज करती है, यदि हम सांस की एक्सरसाइजेस करते हैं तो कहीं ना कहीं बच सकते हैं, लेकिन ये अब लोगों को सचेतना चाहिए कि सभी ऑर्गन्स पे ये जो है बीमारी कहीं ना कहीं आक्रमण कर रही है और निश्चित तौर पर लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती हुई नजर आ रही हैं। दीपा, बात की जाए जिस तरीके से पहले कोरोना संक्रमित जो मरीज थे उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा था, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में जो कोरोना संक्रमित 21 मरीज थे उनका यहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया और ये तमाम खुलासे निकलकर सामने आए हैं। इसके पीछे क्या आधार रहा? जी निश्चित तौर पर अभी तक जहां हमने देखा है कि अभी तक कोविड जो पेशेंट्स थे उनका इलाज जो है, इलाज होने के यदि उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता था, उसी तरीके से रैप करके जो है दाह संस्कार उनका किया जाता था। लेकिन अब पहली बार जब देश भर में पहली बार ये चीज हुई है जहां पर 21 पेशेंट्स का कहा जाए कि 21 शव जो थे उनका कहीं ना कहीं उनका पोस्टमार्टम किया गया है, जिसके अंदर कई बड़े खुलासे हुए हैं। आधार की बात की जाए तो ये बात अगर एम्स डायरेक्टर की हम माने तो यदि भोपाल एम्स डायरेक्टर की, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो स्टूडेंट्स थे और उन्होंने एक शोध के रूप में इसे लिया और शोध के रूप में किया है और इस पूरी रिसर्च को निश्चित तौर पर ये एक एम्स के लिए गर्व का पल है कि कहीं ना कहीं भोपाल एम्स को ये पहला मौका मिला है जहां पर 21 शवों का कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम हुआ है। लेकिन उनके द्वारा ये बात भी कही गई कि पूरी तरीके से ऑथेंटिक हम इस बात पर विश्वास इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीनियर डॉक्टर्स की अगर हम बात करते हैं साहिल, तो सीनियर डॉक्टर्स इस पूरे पोस्टमार्टम में इन्वॉल्व नहीं थे। जो जूनियर डॉक्टर्स थे उनके द्वारा ये पूरे पोस्टमार्टम को किया गया, एक रिसर्च के रूप में इसे देखा गया, तो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति इस पूरे मामले को लेकर साहिल बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब हमने चाहे हम एम्स डायरेक्टर की बात कर लें या फिर खुद क्यों ना उन डॉक्टर्स की ही क्यों ना बात करें, सभी से जब बात करने की हमने कोशिश की तब एम्स डायरेक्टर के द्वारा लगातार इसी तरह के जवाब हमें देने को मिले कि कहीं ना कहीं ये जो रिसर्च है वो ऑथेंटिक नहीं है या जिस तरह से ये शोध होनी चाहिए तो उस तरह से शोध नहीं हुई, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिसर्च। तो इस तरह के बयान लगातार डायरेक्टर के द्वारा भी दिए गए और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स थे यानी जो जूनियर डॉक्टर्स जिन्होंने ये पोस्टमार्टम किया था वो भी इस पूरे मामले को लेकर जवाब देने से बचते हुए नजर आए। प्रेस विज्ञप्ति जो थी वो केवल मीडिया को दी गई, इसके अलावा जब कोई भी सवाल पूछे गए या उनसे बात करने का प्रयास किया गया साहिल, तो कहीं ना कहीं दोनों ही हिचकते हुए नजर आए। जी बिल्कुल दीपा, सवाल यही उठता है कि एम्स के डायरेक्टर को ही इस पूरे शोध के बारे में ठीक ढंग से कुछ नहीं पता और वही इस शोध को लेकर बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। अगर वो संतुष्ट नहीं है शोध से तो इस तरीके के शोध को आखिर किस आधार पर कर लिया गया, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बनता है। साथ ही साथ लोगों में एक भय यहां पर व्याप्त हो जाएगा इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है, बाकी जगहों पर भी ये अपना असर छोड़ रहा है और घातक असर यहां पर देखने को मिल रहा है। बाकी के ऑर्गन्स पर भी मल्टी ऑर्गन फेलियर्स यहां पर कोरोना की वजह से हो रहे हैं। इस तरीके की खबर जब बाहर आती है तो लोगों में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है और खुद डायरेक्टर इसका संज्ञान लेने की जगह इस पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है या फिर उन्हें शोध के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। तो बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं।
जी, साहिल, निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है क्योंकि वैसे ही अगर हम कोविड की बात करते हैं तो काफी ज्यादा भ्रमकताएं जो है, यानी जो भ्रामक खबरें हैं वो मीडिया कहा जाए कि वैसे सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा फैली हुई है, फेक खबरें जो है इतनी ज्यादा भंडार लगा हुआ है। ऐसे में एम्स एक ऐसा संस्थान है जो कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक ऑथेंटिसिटी जो है उसकी काफी ज्यादा होती है। मगर मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बात करूं तो एम्स वो पहला हॉस्पिटल था जिसने कोविड का इलाज दिया। लोगों का काफी ज्यादा आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं उस पर बना होता है, लोग काफी ज्यादा डिपेंड होते हैं एम्स हॉस्पिटल पे। इतने बड़े संस्थान होने के बाद यदि इस तरह की रिसर्च की जाती है और खुद अगर डायरेक्टर ही इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान नहीं लेते हैं, उन्हें खुद इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, वो कहते हैं कि 4 डॉक्टर्स यानी जो 4 जूनियर डॉक्टर्स थे उनके द्वारा शोध किया गया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दी रिसर्च, तो उसके बाद सवाल यही उठते हैं कि आखिर फिर क्यों मीडिया में ये बातों को फैलाया गया, क्यों प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई, और जब मीडिया के द्वारा ही सवाल करने का प्रयास किया गया साहिल, तो आखिर क्यों ही जवाब देने से बचते हुए नजर आए। जिन डॉक्टर से हमने जब ये जानने का प्रयास किया कि आखिर आप किस तरह से आपने रिसर्च की, क्या बेस था, पहले आप थे और क्या कुछ आपको निकलकर सामने आया, तो उन बातों से भी जो जूनियर डॉक्टर्स थे वो जवाब देने से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर इस पूरी रिसर्च को लेकर कहीं ना कहीं सवाल निशान जो है साहिल वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ जब खुद एम्स डायरेक्टर ही इस तरह की बात कहेंगे कि ऑथेंटिसिटी पे हम उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आती है या कहा जाए इतना बड़ा खुलासा होता है जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें काफी ज्यादा डर का माहौल बन सकता है। तो इस तरह की ऑथेंटिसिटी जब ना होने के बाद भी जब इस तरह की खबरें मीडिया में दी जाती है तो निश्चित तौर पर इनसे कहीं ना कहीं भ्रमकताएं जो है और फैलती है। और इतने बड़े संस्थान को इन चीजों को करने से पहले सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं खुद एम्स डायरेक्टर को इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए दीपा बनी रही हमारे साथ। वरिष्ठ चिकित्सक ईश्वर रामदयाल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ईश्वर जी, जिस तरीके से अब ये बात निकलकर सामने आती हुई नजर आ रही है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कोरोना संक्रमण की वजह से हो रहा है और कई लोगों की जान भी इस संक्रमण ने कई ऑर्गन्स को फेल कर लोगों की जान यहाँ पर ले ली। बात की जाए, आपने भी कई कोरोना संक्रमण के दौर में जिस तरीके से जब दूसरी लहर सामने आई तो कई मरीज आपके पास आए होंगे, आपने कई मरीजों का इलाज भी यहाँ पर किया है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई ऐसा मरीज आपके सामने आया जिसको इस तरीके की कोई परेशानी सामने आ रही हो? हमने दूसरी वेव के दौरान ये देखा है कि ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स जिनको पहले से गुर्दे या लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब उनके गुर्दे और लीवर पहले से पूरी तरह स्वस्थ थे, ऐसे कई मरीज हमने देखे कि कोरोना संक्रमण के बाद में उनका एकदम से गुर्दे का फंक्शन डिटेरियोरेट हुआ, उनका जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो एकदम से बढ़ा, या उनके जो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं वो जल्दी उनमें एबनॉर्मलिटीज़ देखी गई, वो एबनॉर्मल हुए। तो फेफड़े के अलावा कई पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें एक्सक्लूसिव, हमने कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे जिनमें हमें डायलिसिस भी करना पड़ा। एक्सक्लूसिव किडनी इन्वॉल्वमेंट हुआ हमारे इंस्टीट्यूट में भी, वहाँ पे अलग से डायलिसिस की मशीन रखी गई और उनका बाकायदा डायलिसिस किया गया। तो ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स जिनके गुर्दे पहले से खराब हैं वो उनमें तो इसने और ज़्यादा दिक्कत पैदा की, लेकिन जो जिनके हेल्दी किडनीज थे, जो हेल्दी लीवर वाले पेशेंट्स थे, उनमें भी कोरोना ने काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो अभी भी फेफड़े पे ही है और निमोनाइटिस ही इसका सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है जी। और लेकिन इसका अभी इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है और इसमें मेरा ये मानना है कि एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल और एक एविडेंस बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, सारा डाटा कलेक्शन होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। इधर उधर की जो खबरें हैं वो समाज में भयावहता और भ्रामक तथ्य फैलाती हैं, इसलिए इस तरह की एक स्टडी होनी चाहिए जो इंस्टीट्यूट बड़े बड़े हिंदुस्तान के या जो मल्टी नेशनल इंस्टीट्यूशनल क्रॉस कंट्रीज जैसे कई देशों के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपस में मिलके जो अपने डाटा शेयर करें और उसकी एक डाटा रजिस्ट्री बना के जितने कोविड पेशेंट्स हैं, कितने मरीजों में लंग्स इन्वॉल्वमेंट हुआ, कितनों में लीवर इन्वॉल्वमेंट, कितनों में पैंक्रियाज या किडनी इन्वॉल्वमेंट या मल्टी ऑर्गेन या ब्रेन इन्वॉल्वमेंट कितने मरीजों में देखा गया। इसके साथ साथ ये भी स्टडी होनी चाहिए कि पोस्ट कोविड जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे अस्पतालों में पोस्ट कोविड वार्ड बनाए गए हैं कि वो पेशेंट कोविड से उबर गए हैं लेकिन अभी भी उनमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं जी। तो उन मरीजों को वहां भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है। अभी भी हम लोग देखते रहते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको
मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं। वो कहते हैं कि हम वैसे तो ठीक हैं, लेकिन कभी हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, कभी हमारे कलाई में दर्द हो जाता है, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी कंधे में दर्द हो जाता है, एकदम से उठने में, चलने फिरने में, मतलब मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ऑर्गेन के साथ साथ पूरी बॉडी को कोरोना ने इन्वॉल्व किया है, और शारीरिक इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ मानसिक इन्वॉल्वमेंट और इसके आर्थिक पहलू भी हैं। तो इस बीमारी पे इसने समाज को एक तरह से झकझोर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि तथ्यों पे जाना चाहिए और बाकायदा साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। किसी एक स्टडी से अपन कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मल्टी इंस्टीट्यूशनल डाटा कलेक्शन रजिस्ट्री बना के इसका एनालिसिस करके एक एविडेंस बेस्ड इसका एक कंक्लूजन आना चाहिए। और ये तो पक्का है कि कोरोना काफी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। ये सिर्फ फेफड़े की बीमारी नहीं है, ये पैंक्रियास को भी इन्वॉल्व करती है, लीवर, किडनी और जॉइंट्स, मसल्स, ब्रेन, मतलब सब कुछ। इसने अभी तक इसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, भ्रामक खबरों की आपने यहाँ पर बात की और लगातार हम देख रहे थे कि जब दूसरी लहर कोरोना की सामने आई तो काफ़ी ज़्यादा भ्रामक खबरों का असर लोगों के मनोस्थिति पर पड़ता हुआ नजर आया। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि एक मानसिक रूप से जो कोरोना का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और मानसिक तौर पर उसका स्ट्रांग होना यहाँ पर बेहद ज़रूरी होता है ताकि वो कोरोना से रिकवर कर सके। लेकिन इस तरीके की जब भ्रामक खबरें निकलकर सामने आती हैं तो वो पेशेंट्स पर एक बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि एक प्रॉपर शोध यहाँ पर होनी चाहिए और उसके बाद जो तथ्य निकलकर सामने आए उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। लेकिन भोपाल एम्स के शोध की अगर हम बात करें तो वहाँ के डायरेक्टर खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें इस शोध पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है या उन्हें पूरी तरह से जानकारी यहाँ पर नहीं है। तो एक बड़ा संस्थान जब इस तरीके के शोध करता है तो उसका कोई आधार होना चाहिए, कोई एक सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई भी भ्रामक इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे और लोगों पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो देश के जो सर्वोत्तम संस्थान हैं, जैसे एम्स है, SGPGI लखनऊ है, PGI चंडीगढ़ है, सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ कोविड लेवल के पेशेंट्स इकट्ठे हुए हैं, अपने देश में जितने भी केसेस हुए हैं, अपने देश की एक समस्या है कि अपने यहाँ पे डाटा कलेक्शन बहुत पुअर है। यहाँ पे मतलब जो डाटा कलेक्शन अच्छा होना चाहिए, फिर उन डाटा को एनालाइज किया जाए कि कितने पेशेंट पॉजिटिव हुए, उनमें से कितने मरीजों में फेफड़े इन्वॉल्व हुए, कितने मरीजों में बाकी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें एक्सक्लूसिव किडनी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें लीवर इन्वॉल्वमेंट हुआ है। साथ में जो शारीरिक के साथ कोरोना से जो समाज में एक जो भ्रामक चीज़ें फैली हैं उससे जो लोगों की मानसिक अवस्था पे भी बहुत फर्क पड़ा है। आपने अपने आसपास ही देखा होगा कि लोग जो थोड़े से चिड़चिड़े या जल्दी गुस्सा आ जाना, या बहुत सारे लोग जिनके जॉब चले गए या उसके कारण भी लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन सुसाइड रेट्स भी लोगों में काफ़ी बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें मेरा मानना है कि जो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत भ्रामक तथ्य चले जाते हैं, उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स कम होते हैं। तो इन चीज़ों पे सब पे ध्यान देना चाहिए और सभी एक ऐसी स्टडी होनी चाहिए जो सारे तथ्यों को ध्यान में रख के इस पे मतलब एक कंक्लूजन निकाले, जिसको हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए। एक स्टडी से हम ये कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन ये तो पक्का है कि ये शरीर में सभी ऑर्गन्स पे इन्वॉल्वमेंट डालता है कोरोना वायरस। जी डॉक्टर साहब, ये तो और अब तो इसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा प्लस और इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। और अभी जैसे ऐसा लगता है कि हम लोग तीसरी वेव के एकदम मुहाने पे खड़े हैं। कभी भी कोई कहता है कि अगले 5 दिन में थर्ड वेव आती है, कोई कहता है 10 दिन में आएगी, कोई कहता है अक्टूबर में आएगी। तो लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी भी समाज में अपन पूरी तरह से कोरोना मुक्त नहीं है। अभी भी लोगों को जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ज़्यादा भीड़ में इकट्ठा होना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। लोग एकदम से पिछले 1-1.5 साल से बंधे हुए हैं, तो एकदम से बाहर निकल आए हैं। पिकनिक स्पॉट्स पे लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है, जहाँ पे न कोई मास्क लगा रहा है, न सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। तो मेरा मानना है कि थोड़े दिन लोगों को ये एक नागरिकों की अपनी खुद की जिम्मेदारी भी होती है। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, तो अपने को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए।
तो इसको अभी अगले 2-3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मामले में कि अब थर्ड वेव को अपन बचाएं या उसको एक ब्लंटेड थर्ड वेव आए ताकि उसमें जान और माल की मतलब कम क्षति हो। जी डॉक्टर ईश्वर, यहाँ पर एक सवाल और जो सभी के जहन में भी है और जो एक सवाल यहाँ पर बार बार निकल कर सामने आ रहा है कि भोपाल एम्स की स्टडी की अगर हम बात करें तो तमाम खुलासे यहाँ पर इस स्टडी में किए गए, लेकिन एम्स डायरेक्टर का सिर्फ ये कह देना, मात्र भर ये कह देना कि ये जो शोध हुआ है उसकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उनके संस्थान में जिस तरीके के शोध हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रखें और उसके बाद वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि कोई भी भ्रामक इन्फॉर्मेशन अस्पताल से बाहर ना जाए, या जब तक शोध पूरी तरह से ऑथेंटिकेट ना हो जाए तब तक उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लोगों तक ना पहुंचे? हाँ, ये आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। समाज में ऐसी जो भी कोई भी स्टडी आजकल क्या है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। कहीं से किसी ने कुछ न्यूज़ व्हाट्सएप पे डाला और फिर वो विद इन सेकेंड्स दैट न्यूज़ बिकम्स वायरल एंड इट स्प्रेड्स अक्रॉस द इवन द ग्लोब। कहते अब तो पूरी दुनिया इंटरनेट और इन्फोटेक और के ज़माने में पूरी दुनिया एक सेकेंड में कनेक्ट हो जाती है, तो अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो इस तरह की जो स्टडी, कोई छोटी स्टडी यदि हुई भी है तो उस स्टडी पे मेरा ये मानना है कि जब तक उसमें उसके एथिकल पॉइंट्स देखने चाहिए। कोई भी स्टडी होती है तो एक हर इंस्टीट्यूट की एक एथिक्स कमेटी होती है, जो एथिक्स कमेटी अप्रूवल देती है, उसकी एक साइंटिफिक कमेटी होती है, एक रेगुलेटरी कमेटी होती है, वो सब उसका सारा उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद में स्टडी होनी चाहिए। तो क्योंकि इस तरह से जो कोई स्टडी जिसमें यदि उसके एथिकल और रेगुलेटरी या साइंटिफिक किसी भी पक्ष को नहीं नज़रअंदाज किया गया है या उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उस स्टडी की जो हम लोग पावर नहीं मानते हैं, ऐसी स्टडी को हम यही कहेंगे कि वो इतनी मतलब उससे हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। जी, हमारी सहयोगी दीपा भी लगातार हमारे साथ और ऐसी जी डॉक्टर साहब बात पूरी कीजिए जी। ऐसी स्टडीज मेरा मानना है कि उनको तभी ज़्यादा कंक्लूसिव माना जाएगा जब देश के जितने भी प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपस में अपने डाटा शेयर करके जितने पेशेंट्स हैं उनकी जो अपने वहाँ की स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हो, उनका कि कितने पेशेंट्स में किस तरह से पेशेंट्स प्रेजेंट हुए, किस तरह से पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस हुए, किस तरह से पेशेंट्स का सर्वाइवल रहा, क्या क्या मेडिकेशंस थी जो अभी तक तो कोरोना के इलाज में भी आपको पता है कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसको हम कह सकें कि जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन है और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनसे ही बचा जा सकता है। तो ये इसमें देश के जिम्मेदार लोगों को, देश के प्रशासकों को और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स को मिलके एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी करनी चाहिए यदि कोरोना के बारे में कुछ बाहर निकालना है तो। अदरवाइज ऐसी एक एनेक्डोटल स्टडी से हम कोई रेफरेंस नहीं निकाल सकते। चलिए डॉक्टर ईश्वर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। हमारी सहयोगी दीपा भी हमारे साथ बनी हुई थी। दीपा, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर भोपाल एम्स की अगर बात करें तो उसकी एक स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि कोरोना संक्रमण ने सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों पर ही असर नहीं डाला, उसके साथ साथ मल्टी ऑर्गन्स फेलियर भी कोरोना संक्रमण की वजह से हुए, जिसने कई लोगों की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। लेकिन वहीं स्टडी की अगर हम बात करें तो एम्स डायरेक्टर ने उस स्टडी को लेकर सिर्फ इतना ही कहा कि अभी पूरी तरह से इस शोध पर यकीन नहीं किया जा सकता, उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं है। तो अपना पल्ला झाड़ते हुए यहां पर एम्स के डायरेक्टर नजर आए। तो अब इस स्टडी पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। साथ ही साथ अगर डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स का यह कहना है कि यह जरूर हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों पर ही कोरोना संक्रमण का असर सीमित ना हो, उसके अलावा बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उस पर भी कोरोना संक्रमण अपना प्रभाव डालता है और बेहद ही भयावह प्रभाव कोरोना संक्रमण का बाकी के ऑर्गन्स पर पड़ता है। तो हमें सावधानियां यहां पर बरतते रहना बेहद अनिवार्य है। जनतंत्र टीवी भी लगातार अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करते रहें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी आप जरूर करें। तो इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update.